हेलो डे स्टूडेंट। तो चलिए आपका जो है DBMS यूनिट थर्ड, ठीक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट थर्ड है। ठीक है, इस वीडियो में ऑल टॉपिक कवर करूँगा और इसके पहले आपका यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है वीडियो। ठीक है, वन वीडियो में ऑल टॉपिक कवर हो चुका है और इस वीडियो में यूनिट थर्ड को ऑल टॉपिक को कवर करूँगा। ठीक है, इसमें देखिए आपका टॉपिक फर्स्ट क्या है, डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक, देखिए डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, आपको तो पता है डेटाबेस क्या होता है कि डेटाबेस में हम क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, रिट्राइव करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, डेटाबेस जो डेटाबेस होता है स्ट्रक्चर जिसमें डेटा स्टोर रहता है उसको हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए इसमें मैं कंप्लीट टॉपिक को कवर करूँगा। ये बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर CSC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का सब्जेक्ट है और इसका पेपर आपका 31 दिसंबर को मॉर्निंग 9 साढ़े 9 बजे से स्टार्ट है। तो उसके पहले आपके सभी यूनिट फर्स्ट सेकंड कंप्लीट बन चुके हैं। ये आपका थर्ड यूनिट है और इसके बाद आपका फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम के पहले सभी यूनिट हो जाएंगे कंप्लीट। तो मैं जो है आपसे कहता हूँ कि सभी यूनिट को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक, एक बार तो ज़रूर देख लीजिए इस वीडियो को, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठिए, बाकी हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक फर्स्ट क्या है, डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, डेटाबेस डिज़ाइन ये इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर लेआउट ऑफ डेटा। ठीक, that defines how data is stored, organized and related in a database। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए हिंदी में भी लिखा है इसका ये कि डेटाबेस डिज़ाइन में प्रक्रिया है जिसमें डेटा को सही स्ट्रक्चर में रखा जाता है ताकि डेटा आसानी से स्टोर हो। ठीक है, जैसे हम टेबल बनाते हैं तो टेबल को मतलब बनाते हैं कि जिस हिसाब से उसमें डेटा को स्टोर करना होता है। ठीक है, उसी हिसाब से हम टेबल को बनाते हैं। अब जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होता है, डेटाबेस का। क्यों, क्योंकि उस वेबसाइट में जितने भी उसके डेटा रहेंगे उसको हम किस में स्टोर करेंगे, डेटाबेस में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है, यह प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, मतलब किस प्रकार से डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे, ये क्या कहलाता है, डेटाबेस डिज़ाइन। वह प्रक्रिया जिसमें डेटा को सही स्ट्रक्चर में रखा जाता है ताकि डेटा आसानी से स्टोर हो, आसानी से रिट्राइव हो और दोहरावी कम हो, यानी रिडंडेंसी कम हो। ठीक है, कि मतलब डेटाबेस डिज़ाइन वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा को सही स्ट्रक्चर में रखा जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस डिज़ाइन वह प्रक्रिया है कि जिससे हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जिससे डेटा आसानी से स्टोर हो, आसानी से रिट्राइव हो। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि कैसे हम डेटाबेस को बनाते हैं। और अगला टॉपिक आपका क्या है, वाई डेटाबेस डिज़ाइन इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है डेटाबेस का डिज़ाइन। गुड डेटाबेस डिज़ाइन हेल्प टू रिड्यूस डेटा रिडेंडेंसी। ठीक है, डुप्लीकेट डेटा इसमें ना आने के लिए। ठीक है, और मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मेक डेटाबेस स्केलेबल। ठीक है, उसके हिंदी में देखिए अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक, डेटा रिपीटेशन कम करता है, डेटा को कंसिस्टेंट रखता है, सिस्टम फास्ट बनाता है। ठीक है, तो इन सब की वजह से जो क्या करते हैं हम डेटाबेस की डिज़ाइन को मतलब डेटाबेस का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्या है आपका, सेकंड में क्या है, देखिए सिस्टम फास्ट बनाता है। ठीक है, सिस्टम फास्ट बनाता है, फ्यूचर में एक्सपेंड करने में आसान होता है, यूज करने में आसान होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेट डेटा को एवॉइड करता है, इंश्योर डेटा एक्यूरेसी। ठीक है, इजी डेटा इंसर्शन, अपडेट डिलीशन, प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, मतलब प्रॉपर टेबलों के बीच में रिलेशन बनाए रखता है। फेजेस ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन, इसके डिज़ाइन के क्या क्या फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, पहले क्या होता है, हम डेटाबेस को बनाने से पहले क्या कहते हैं, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होता है उसका क्या कहते हैं, पहले एनालाइज करते हैं। फिर कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, क्या कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं। फिर लॉजिकल डिज़ाइन, फिर क्या कहते हैं, उसके लॉजिक लगाते हैं। फिर फिजिकल डिज़ाइन, ठीक, फिर उसके फिजिकली जो है डेटा उसमें इंसर्ट करने का ऑप्शन बनाते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट समझना, हिंदी में देखिए रिक्वायरमेंट समझना, फिर ER डायग्राम बनाना। ठीक है,
कि क्या है कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन या डायग्राम बनाना। फिर अगला क्या होता है टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन को क्या होता है मतलब लॉजिकल डिज़ाइन। ठीक, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन क्या है ई आर डायग्राम बनाना, और लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है टेबल से डिज़ाइन करना, और फिजिकल डिज़ाइन क्या होता है डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो ये होता है आपके फेजेस ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन के फेजेस होते हैं। अगला क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है देखिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट यूनिकली डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके नेक्स्ट में देखिए दिया है नोटेशन ए एंड बी। ठीक है, हिंदी में दिए क्या दिया है फंडामेंटल डिपेंडेंसी का मतलब है कि एक एट्रीब्यूट की वैल्यू से दूसरे एट्रीब्यूट तय हो जाए। ठीक है, मतलब एक एट्रीब्यूट की वैल्यू से दूसरे एट्रीब्यूट तय हो जाए। मीनिंग में देखिए ऑफ मीनिंग ऑफ ए किस पे डिपेंड है वी पर। ठीक, इंग्लिश में ए डिपेंडेंट वी मीन्स इफ़ टू रो हैव द सेम वैल्यू ऑफ ए दे मस्ट हैव द सेम वैल्यू ऑफ वी। ठीक है, मतलब देखिए हिंदी में लिखा है ए डिपेंड है वी। ठीक है, ए डिपेंड वी का मतलब है अगर दो रो में ए समान है तो वी भी समान होगा। मतलब सिंपल एग्जांपल देखिए टेबल स्टूडेंट टेबल बना है। अब इसमें क्या है रोल नंबर है, नेम है, डिपार्टमेंट है। ठीक, तो रोल नंबर में देखिए ये 101 किसका है राम का, 102 किसका है श्याम का। ठीक, उनकी नेम क्या है राम श्याम, और डिपार्टमेंट क्या है CSC एंड IT। अब देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है कि रोल नंबर यूनिक होता है। रोल नंबर यूनिक होता है जो कि आपके स्टूडेंट टेबल में भी है और डिपार्टमेंट टेबल में भी रहेगा। ठीक है, कि रोल नंबर नेम के साथ भी रहेगा और रोल नंबर डिपार्टमेंट के साथ भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिक है तो इसलिए जो है ये दोनों के साथ रहेगा। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन में देखिए रोल नंबर यूनिक है इसलिए इसमें नेम और डिपार्टमेंट पता चल जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए आधार नंबर पर्सन नेम। ठीक, आधार नंबर एड्रेस। हम आधार नंबर से किसी व्यक्ति के नेम को भी पहचान मतलब समझ जाते हैं और आधार नंबर से ही उसके एड्रेस को भी समझ जाते हैं। जैसे देखिए जब भी हमें कहीं पर हम आधार नंबर को डालते हैं क्या होता है उसकी सारे डिटेल्स हम पा जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर को हम डालते हैं और उसके सभी डिटेल्स पा जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है यूनिक होता है। तो वही बताता है फंक्शनल की में, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी में बताता है कि देखिए क्या बता रहा है फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है कि एक एट्रीब्यूट की वैल्यू से दूसरे एट्रीब्यूट तय हो जाए। ठीक है, एक एट्रीब्यूट की वैल्यू से दूसरे एट्रीब्यूट तय हो जाए तो ये बताता है। एक आधार नंबर से व्यक्ति का नाम और पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है normalization. Normalization is the process of organizing data in a database to reduce redundancy and avoid data anomaly. ठीक है, इसका मतलब क्या है देखिए नॉर्मलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें डेटाबेस को इस तरह अरेंज किया जाता है कि डेटा बार बार स्टोर ना हो। ठीक, नॉर्मलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें डेटाबेस को इस तरह अरेंज किया जाता है कि डेटा बार बार स्टोर ना हो, उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट प्रॉब्लम्स ना आवे। ठीक है, वाई नॉर्मलाइजेशन इज नीडेड, प्रॉब्लम्स विदाउट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, प्रॉब्लम विदाउट नॉर्मलाइजेशन, इंसर्शन एनोमली, अपडेट एनोमली, डिलीशन एनोमली, इंसर्ट करने में प्रॉब्लम, अपडेट करने में प्रॉब्लम, डिलीट करने में प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्या है वाई नॉर्मलाइजेशन इज नीड। ठीक है, प्रॉब्लम विदाउट नॉर्मलाइजेशन, प्रॉब्लम्स विदाउट नॉर्मलाइजेशन। विदाउट नॉर्मलाइजेशन में देखिए क्या हो रहा है इंसर्शन एनोमली। ठीक है, इंसर्ट करने में प्रॉब्लम, अपडेट करने में प्रॉब्लम, डिलीट करने में प्रॉब्लम। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल में बिफोर नॉर्मलाइजेशन स्टूडेंट टेबल, रोल नंबर, नेम, कोर्स, टीचर। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलिए, यहाँ पर देखिए दिया है स्टूडेंट टेबल, रोल नंबर, नेम, कोर्स, टीचर। तो रोल नंबर क्या है फर्स्ट और राम फर्स्ट,
राम, ठीक है। कोर्स में क्या है, DBMS, और क्या है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। टीचर क्या है, अमित और रवि। तो प्रॉब्लम्स क्या है, नेम बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए राम 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है। तो अपडेट मुश्किल है, इसमें अपडेट मुश्किल है। स्टोरेज वेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, स्टोरेज वेस्ट है, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज करेंगे कि इसमें जो भी होगा इसमें नॉर्मलाइज करेंगे कि जैसे रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट का जो है एक टेबल बनाएंगे, और एक कोर्स का टेबल बनाएंगे, और एक टीचर का टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें ये रहेगा कि हम स्टूडेंट टेबल में क्या करेंगे, स्टूडेंट, रोल नंबर और नेम। फिर कोर्स में क्या होगा, कोर्स ID एंड कोर्स नेम। टीचर में क्या होगा, टीचर ID एंड टीचर नेम। फिर फाइनली क्या होगा, सभी जो है आपस में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डेटा नॉर्मलाइज हो जाता है। इसे इंसर्ट और अपडेट डिलीट करने में आसानी रहता है। और अगला क्या है, देखिए नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है, देखिए नॉर्मल फॉर्म DBMS की एक टेक्निक है जिसे डेटाबेस टेबल को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि डेटा डुप्लीकेशन कम हो, डेटा इनकन्सिस्टेंसी ना हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट नॉर्मलाइज ना आवे, ठीक है। नॉर्मलाइज फॉर्म DBMS की एक टेक्निक है जिसे डेटाबेस टेबल को इस तरह डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इसका देखिए इंग्लिश में, नॉर्मल फॉर्म इज ए रूल बेस्ड मेथड टू ऑर्गेनाइज डेटा इन डेटाबेस टेबल टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। गोल्स क्या है, डेटाबेस को क्लीन, एफिशिएंट और रिलायबल बनाना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के कितने टाइप्स होते हैं, देखिए नॉर्मल फॉर्म के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या दिया है, देखिए इसमें बता रहा है टेबल में ऑटोमेटिक वैल्यू, ठीक है। टेबल में ऑटोमेटिक वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू, ठीक। रिपीटिंग ग्रुप्स ना हो, हर कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, लिस्ट या मल्टीपल वैल्यू नहीं, ठीक है। अब इंग्लिश में देखिए क्या है, ईच फील्ड शुड कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू, ठीक है। ईच फील्ड शुड कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू। देखिए आपका ये देखिए यहाँ पर टेबल बना है एक, नॉट इन फर्स्ट NF, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए स्टूडेंट हैं और फ़ोन नंबर। तो स्टूडेंट का जो स्टूडेंट का टेबल है उसमें हम केवल स्टूडेंट के नेम को लिखे हैं, और बाकी उसका जो फ़ोन नंबर है तो उस सिंगल कॉलम में, मतलब सिंगल रो में हम क्या करेंगे, मल्टीपल नंबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें डेटा का रिडंडेंसी, मतलब डेटा ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं आएगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए क्या होगा कि देखिए स्टूडेंट के जो भी नेम हैं, मान लीजिए यहाँ पर देखिए दिया है राहुल, ठीक। और इसके पास एक मोबाइल नंबर है, और क्या हुआ उसके पास एक और इमरजेंसी मोबाइल नंबर है। तो क्या किया वो कि राहुल और नीचे रो में लिख कर अपना नेम, यहाँ पर क्या किया, एक मोबाइल नंबर दूसरा लिख दिया। वे क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। और पहले ये जो था ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं था, क्योंकि इसके फ़ोन नंबर जो भी थे एक कामा लगा कर थे, तो इस तरह से जो है स्टोर नहीं होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल को देखिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक पर्सन के मल्टीपल मोबाइल नंबर्स अलग अलग रो में रखें, ठीक है। इसमें फर्स्ट NF में हो, नॉर्मल फॉर्म में होता है कि यदि एक पर्सन के 2 मोबाइल नंबर हैं तो उसे एक सिंगल रो में ही ना रखें, उसे अलग अलग रो में रखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग रो में मैं रख दिया हूँ। अलग क्या है, देखिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि टेबल जो होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहे, पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, ठीक। हिंदी देखिए, नॉन की एट्रीब्यूट पूरी प्राइमरी की पर डिपेंड करे। जो नॉन की एट्रीब्यूट हो पूरी प्राइमरी की पर डिपेंड करे। इंग्लिश में, नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड्स ऑन द होल प्राइमरी की। प्रॉब्लम एग्जाम्पल, ठीक है, बिफोर 2NF।
देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करता हूँ। 2NF में क्या है, स्टूडेंट कोर्स टेबल, ठीक है। देखिए स्टूडेंट कोर्स टेबल है तो इसमें क्या है, स्टूडेंट आईडी है, ठीक, स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम। तो ये एक ही टेबल है, उसमें क्या है, स्टूडेंट की आईडी भी लिखे हैं, कोर्स आईडी भी लिखा है, स्टूडेंट नेम भी लिखा है, कोर्स नेम भी लिखा है। तो इसमें क्या होगा कि एक सिंगल टेबल में ये सब चीज़ें जो मैनेज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि इसमें 2 टेबल बनाएंगे, ठीक है, 2 टेबल बनाएंगे और आपस में उसे कंबाइन कर देंगे। जैसे देखिए इसमें प्राइमरी की जो है स्टूडेंट आईडी है और इसमें कोर्स आईडी, ठीक। तो स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ओनली स्टूडेंट आईडी, कोर्स नेम डिपेंड्स ओनली कोर्स आईडी, ठीक है। उसमें देखिए क्या बताया था कि जो प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, ठीक है, जो प्राइमरी की हैं नॉर्मल की एट्रीब्यूट पूरे प्राइमरी की पर डिपेंड होती हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मल की हैं, ठीक है, ये नॉर्मल की हैं ये किस पर डिपेंड होती हैं, प्राइमरी की पर। तो देखिए आपके यहाँ पर दिया है कि ये जो कोर्स नेम है और जो स्टूडेंट नेम है ये क्या है, डिपेंड किस पे हैं, स्टूडेंट नेम किस पे डिपेंड है, स्टूडेंट आईडी पर, कोर्स नेम किस पे डिपेंड है, कोर्स आईडी पर, ठीक। इसलिए हम इसको जो इस तरह से बनाएंगे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है हमारा, एक स्टूडेंट टेबल बनाएंगे, इसमें स्टूडेंट आईडी रहेगा, स्टूडेंट नेम रहेगा। दूसरा एक कोर्स टेबल बनाएंगे, उसमें कोर्स आईडी रहेगा और कोर्स नेम रहेगा, ठीक है। अब लास्ट में एक मैं क्या बनाऊंगा, कंबाइनेशन करके टेबल बनाऊंगा। इसमें क्या रहेगा, इनरोलमेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, ठीक है। ये इनरोलमेंट टेबल है, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट के आईडी रहेंगे और कोर्स आईडी रहेंगे। तो कोर्स आईडी से हम पता कर ही लेंगे कि हमारा कौन सा कोर्स है और स्टूडेंट आईडी से हम पता कर लेंगे कि हमारा स्टूडेंट कौन सा है, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक प्राइमरी की होता है। तो स्टूडेंट का प्राइमरी की क्या है, स्टूडेंट आईडी, और कोर्स का प्राइमरी की क्या है, कोर्स आईडी, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, प्राइमरी की हैं, ठीक है। नॉर्मल की क्या है, प्राइमरी की पर डिपेंड हैं। तो चलिए अगला देखिए क्या है इसमें, रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। अभी आपके इसमें एक सेकंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म अभी नहीं हुआ था, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म था। अब ये देखिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, रूल, इसका रूल देखिए टेबल 2NF में हो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है। टेबल क्या हो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। इसका हिंदी दिया है, नॉर्मल की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉर्मल की एट्रीब्यूट पर डिपेंड ना हो, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल की एट्रीब्यूट दूसरे नॉर्मल की एट्रीब्यूट पर डिपेंड ना हो। इंग्लिश, नॉन की एट्रीब्यूट शुड डिपेंड ओनली ऑन द प्राइमरी की, ठीक है। जो नॉर्मल की है वो किस पे है डिपेंड होना चाहिए, केवल प्राइमरी की पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये प्रॉब्लम इसमें है कि एम्प्लॉय आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, ठीक। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट आईडी पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट आईडी पर डिपेंड करता है और एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, देखिए फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा, एम्प्लॉय टेबल, ठीक। एम्प्लॉय टेबल में क्या रहेगा, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। अगला क्या बनेगा, डिपार्टमेंट टेबल, इसमें क्या रहेगा, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल में क्या रहेगा, डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी, जिससे हम क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट नेम का पता कर लेंगे और एम्प्लॉय आईडी से हम एम्प्लॉय नेम का पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आसान हो गया है। ये हमारा क्या कहलाता है, सेकंड, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म,
ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, इसमें दिया है कि डिपार्टमेंट नेम जो है एम्प्लॉय से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, ये इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि एम्प्लॉय आईडी का, एम्प्लॉय का अलग टेबल और डिपार्टमेंट का अलग टेबल। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक टेबल बने, उसमें क्या रहे, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब आपका ये क्या है, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म VCNF। ये क्या होता है, ए टेबल इज इन VCNF इफ फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डिपेंड वी, ए मस्ट बी ए सुपर की। ठीक है, ये क्या रहेगा, वी पर डिपेंड रहेगा, जिसमें ए मस्ट बी ए सुपर की। VNC क्यों ज़रूरी है, ठीक है, देखिए VNC देखिए क्यों ज़रूरी है। VNC इज ए स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो VCNF क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का लेटेस्ट वर्जन है, स्ट्रॉन्ग वर्जन है। ठीक, तो सम टेबल सेटिस्फाई 3NF बट स्टिल हैव एनोमलाइज। ठीक है, विच VCNF रिमूव। ठीक है, सभी टेबल क्या करते हैं, 3NF को, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं, बट कुछ उसमें गड़बड़ी जो होता है उसको VCNF रिमूव कर देता है। ठीक है, देखिए नीचे क्या दिया है कि VCNF 3NF से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। कई बार टेबल 3NF में होती हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम रहती है, उसे VCNF दूर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, स्कूल स्टोरी। अब जैसे स्कूल स्टोरी में देखिए, एक स्कूल में हर टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है, इसमें जो है क्या है कि एक स्कूल में हर टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन एक क्लास में अलग अलग टीचर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक टीचर केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन एक क्लास में मल्टीपल टीचर पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है, तो मल्टीपल जब टीचर पढ़ाते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ही। ठीक है, तो जब मल्टीपल टीचर हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट भी होगा उसमें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन एक क्लास में अलग अलग टीचर पढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक ही टेबल में क्लास, टीचर और सब्जेक्ट रखने से कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कि कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, जब एक ही टीचर पढ़ाएंगे एक ही सब्जेक्ट को तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो इसका सलूशन क्या है कि टीचर सब्जेक्ट अलग टेबल में रहेगा। ठीक है, मतलब कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है इसका एक अलग टेबल रहेगा, और क्लास और टीचर अलग टेबल रहेगा। ठीक है, कि क्लास में कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, इसका एक अलग टेबल रहेगा। यही VCNF होता है। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि क्लास और टीचर से पता कर सकते हैं कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, ये क्या होता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ए टेबल्स इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ ऑलरेडी इन VCNF। यदि यह पहले से VCNF में है तो ये क्या है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है। इट हैज़ नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होता है। इसका सिंपल में समझिए, इन सिंपल वर्ड्स, वन फैक्ट शुड नॉट बी मिक्सड विथ अनदर इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू फैक्ट इन द सेम टेबल। ठीक है, हिंदी देखिए, कोई टेबल 4NF में तब होती है जब वह पहले से VCNF में हो, उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी MVD ना हो। आसान भाषा में देखिए क्या है नीचे, और क्या दिया है, एक ही एंटिटी से जुड़े दो अलग अलग मल्टी वैल्यू फैक्ट एक ही टेबल में नहीं होने चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल, एक टीचर हैं। ठीक है, अब टीचर टेबल है तो इसमें सब्जेक्ट एंड हॉबी, ठीक, अलग टेबल बनेंगे। इसके लिए क्या होंगे, अलग टेबल बनेंगे। ये देखिए क्या बना है आपका एग्जाम्पल, टीचर सब्जेक्ट हॉबी। ठीक है, अलग टेबल बनेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा आफ्टर 4NF के बाद। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए
स्टूडेंट हॉबी टेबल एक होगा, ठीक है, उसमें क्या होंगे, स्टूडेंट के नेम होंगे और उनकी जो भी हॉबी होंगे। सेकंड क्या है, स्टूडेंट लैंग्वेज टेबल, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा और उसके लैंग्वेज होंगे, ठीक है। अब नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, अब क्या है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है। टेबल इज इन फोरियन, अब ये क्या हो गया, टेबल फोर नॉर्मल फॉर्म में हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके जो भी हैं हॉबी हैं अलग टेबल में हो गए और लैंग्वेज अलग टेबल में हो गए, क्योंकि मल्टीपल हॉबी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल हॉबी हो सकते हैं और मल्टीपल लैंग्वेज भी हो सकते हैं। तो जिससे यदि इन सभी को एक ही टेबल में बनाऊंगा तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आएंगे, इसकी वजह से हम अलग अलग टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल इन ये किस में, फोरियन में हो जाएगा। अब वाला क्या है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ये क्या होता है, ए टेबल इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी इन फोरियन एफ, यदि ऑलरेडी फोरियन एफ में है तो ये क्या है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। देयर इज नो जॉइंट डिपेंडेंसी, इसमें क्या है, जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट दोज इम्प्लाइड बाई कैंडिडेट कीज, ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्या क्या है, ये एक्सेप्ट करता है कैंडिडेट की को इम्प्लाइड, ठीक है, कैंडिडेट की के द्वारा एक्सेप्ट करता है। सिंपल में देखिए, द टेबल कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड विदाउट लॉसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, द टेबल कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड विदाउट लॉसिंग इंफॉर्मेशन, की टेबल को डिवाइड करने से उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं हो सकते। इसमें देखिए क्या दिया है एग्जाम्पल में, बिफोर 5 NF प्रॉब्लम, सप्लायर प्रोडक्ट, ठीक है, कस्टमर टेबल, सप्लायर प्रोडक्ट कस्टमर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सप्लायर फिर प्रोडक्ट कस्टमर टेबल, तो इस सब में काफ़ी सारे दिक्कत होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, मीनिंग सप्लायर सप्लाई ए प्रोडक्ट, सप्लायर क्या करता है, सप्लाई करता है एक प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इज वाट बाई कस्टमर, ठीक है, ये हमारा सही बैठेगा कि सप्लायर क्या करता है, प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कस्टमर खरीदते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसके हम अलग अलग टेबल बना लेंगे, सप्लायर का और प्रोडक्ट का, और फिर प्रोडक्ट का और कस्टमर का, इसका अलग अलग टेबल बन जाएगा, उसमें अच्छे से डिफाइन हो जाएंगे। जैसे प्रोडक्ट इज वाट बाई कस्टमर, सप्लायर एंड कस्टमर आर रिलेटेड थ्रू प्रोडक्ट, सप्लायर क्या है, प्रोडक्ट से रिलेट है, और कस्टमर क्या है, प्रोडक्ट से रिलेट है। सप्लाई क्या करता है, प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, और कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट को बाई करता है, तो दोनों क्या है, आपस में रिलेट हैं। तो प्रॉब्लम 3 अलग रिलेशन एक टेबल में मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है, तो गलत कंबाइनेशन बन सकते हैं इससे। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन देखिए, ब्रेक द टेबल इनटू 3 स्मॉलर टेबल, इसको हम क्या करेंगे, 3 स्मॉल टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। सप्लायर प्रोडक्ट, ठीक, फर्स्ट रहेगा सप्लायर टेबल प्रोडक्ट, इसमें रहेंगे सप्लायर और प्रोडक्ट। दूसरा क्या रहेगा, प्रोडक्ट कस्टमर, इसमें क्या रहेंगे, प्रोडक्ट और कस्टमर रहेंगे। थर्ड क्या रहेगा, सप्लायर एंड कस्टमर, सप्लायर एंड कस्टमर। अब डेटा क्लीन है, कोई गलत ज्वाइन नहीं, टेबल इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब क्या हो गया, टेबल किस में हो गया, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हो गया। देखिए चलिए जो चलते हैं टॉपिक फिफ्थ, क्या है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वही है जो आपको फिफ्थ में पढ़ाए हैं। वन थिंग्स इज रिलेटेड टू मैनी वैल्यू एंड दोज वैल्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एट्रीब्यूट, ठीक है। सिंपल वर्ड में देखिए क्या है, जब एक चीज़ से जुड़ी कई चीज़ें हों और वो चीज़ें आपस में जुड़ी ना हो तो इसे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं। इसे जब एक चीज़ से जुड़ी कई चीज़ें हों और वो चीज़ें आपस में जुड़ी ना हो तो इसे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसे देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, स्टूडेंट स्टोरी में देखिए, मान लो राहुल कि क्या है, हॉबीज़ क्रिकेट खेलना और म्यूजिक सुनना है, ठीक है, और उनकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक। तो इसको यदि हम टेबल्स में वो करेंगे, एंट्री करेंगे
तो ये क्या बनेगा देखिए, ये क्या बनेगा देखिए, राहुल क्रिकेट हिंदी एक बार बनेगा फर्स्ट रो में। सेकंड रो में क्या बनेगा, राहुल क्रिकेट इंग्लिश, ठीक। थर्ड रो में क्या बनेगा, राहुल म्यूजिक हिंदी। फोर्थ रो में क्या बनेगा, राहुल म्यूजिक इंग्लिश। बहुत रिपीटेशन हो जाएंगे। यह प्रॉब्लम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी से आती है, ठीक है। यह प्रॉब्लम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी से आती है क्योंकि देखिए हॉबी इसके दो हैं, लैंग्वेज के दो हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी यही कहलाता है। इसको हम सॉल्व करेंगे। रिमूव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है। रिमूव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ब्रेक इनटू टू टेबल। अब इसको हम क्या करेंगे, टू टेबल में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट क्या है, स्टूडेंट हॉबी, स्टूडेंट नेम रहेंगे और इसमें उसके हॉबी रहेंगे। सेकंड क्या है, स्टूडेंट लैंग्वेज, स्टूडेंट का नेम रहेगा, उसके लैंग्वेज रहेंगे। अब क्या हो गया, नो रिपीटेशन, क्लियर डेटा, एमवीडी रिमूव्ड, ठीक है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिमूव हो गया। टेबल नाउ इन 4NF, अभी क्या है 4NF में टेबल डेटा हो गया। अगला देखिए, ये 13 नंबर पर क्या है, टॉपिक 6, जॉइंट डिपेंडेंसी। जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होता है, जेडी तब होती है जब किसी रिलेशन टेबल को दो या उससे ज़्यादा स्मॉलर टेबल में इस तरह डिवाइड किया जाता है कि उन सभी टेबल को ज्वाइन करने पर ओरिजिनल टेबल बिना डेटा लॉस के वापस मिल जाए, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास एक टेबल है, उस एक टेबल को हम क्या किए, दो टेबल में डिवाइड कर दिए, ठीक है। और फिर उन दोनों टेबल को हम क्या किए, जब कंबाइन किए तो जो हमारा फर्स्ट वाले टेबल में डेटा था वही सेम मिलना चाहिए। ये क्या कहलाता है, जॉइंट डिपेंडेंसी। देखिए इंग्लिश में भी है, ओरिजिनल टेबल बिना डेटा लॉस के वापस मिल जाए। देखिए ए जॉइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट व्हेन ए टेबल कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू टू और मोर टेबल्स, ठीक है, दो या उससे अधिक टेबल, सच एज दैट जॉइनिंग देम रिजल्ट्स इन द ओरिजिनल टेबल विदाउट लॉसिंग एनी इंफॉर्मेशन। बिना किसी इंफॉर्मेशन के लॉस हुए वह पहले टेबल की जैसा हो जाए तो क्या कहलाएगा, जॉइंट डिपेंडेंसी। सिंपल वर्ड में देखिए यहाँ पर दिया है, अगर किसी टेबल को तोड़कर छोटे टेबल्स में बनाया जाए और फिर ज्वाइन करने पर वही डेटा वापस आ जाए तो इसे जॉइंट डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, ओरिजिनल टेबल प्रोजेक्ट टेबल क्या है, स्टूडेंट सब्जेक्ट और टीचर। स्टूडेंट कौन है, राहुल, उससे सेकंड और क्या है, राहुल, फिर कौन है, अमन। तो राहुल स्टूडेंट का नेम है, सब्जेक्ट क्या है, DBMS, टीचर कौन पढ़ा रहे हैं, अमित। सेकंड क्या है, राहुल, फिर सब्जेक्ट क्या है, जावा, टीचर कौन पढ़ा रहे हैं, नेहा, ठीक है। फिर अमन सब्जेक्ट, DBMS, टीचर अमित। ये क्या हो गया, ओरिजिनल टेबल, ठीक है। अब इसमें देखिए डिकम्पोजिशन क्या होता है, टेबल फर्स्ट स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट, ठीक है। और सेकंड में क्या है, ये टेबल फर्स्ट में स्टूडेंट सब्जेक्ट, ठीक है, स्टूडेंट सब्जेक्ट। टेबल सेकंड में क्या है, स्टूडेंट टीचर, सब्जेक्ट टीचर। टेबल थ्री में क्या है, स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट टीचर, ठीक है। इन तीनों टेबल को ज्वाइन करने पर ओरिजिनल टेबल मिल जाता है, ठीक है। इन तीनों टेबल को ज्वाइन करने पर ओरिजिनल टेबल ठीक है। तो देखिए ठंड की वजह से काफ़ी सारी जो है परेशानियाँ आ सकती हैं, तो आप लोग ठंड से बचे रहिए, ठीक, और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो अच्छे से समझ लीजिए हर एक टॉपिक को। तो देखिए यहाँ जॉइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, नोट में देखिए जॉइंट डिपेंडेंसी तब होती है जब किसी रिलेशन को 3 या उससे अधिक टेबल्स में इस तरह डिवाइड किया जाए, ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। जब किसी रिलेशन को 3 या उससे अधिक टेबल्स में इस तरह डिवाइड किया जाए कि लास्ट में उसको फिर एग्जीक्यूट करने में, सभी को इन्वॉल्व करने में, कलेक्ट करने में हमारा सेम टेबल का वैल्यू आना चाहिए जो पहले फर्स्ट टेबल में था। अगला क्या है, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिलेशन is said to be lossless if the original relation can be perfectly reconstructed by joining the decomposed
रिलेशन विदाउट लॉसिंग एनी डेटा। हिंदी में देखिए, जब किसी टेबल को छोटे टेबल्स में तोड़ने के बाद उन टेबल को ज्वाइन करने पर पूरा ओरिजिनल डेटा वापस मिल जाए, ठीक है, तो उसे लॉसलेस ज्वाइन डिपेंडेंसी कहते हैं। देखिए आपका लॉसलेस ज्वाइन डिपेंडेंसी और इसके पहले क्या था, ज्वाइन डिपेंडेंसी, ठीक है, ठीक। देखिए ज्वाइंट डिपेंडेंसी में क्या था, ज्वाइंट डिपेंडेंसी तब होती है जब किसी रिलेशन को 3 या उससे अधिक टेबल्स में इस तरह डिवाइड किया जाए, ठीक है। उसको क्या किया जाता था, 2 या 3 या 3 से अधिक टेबल में डिवाइड करके फिर उन सभी को आपस में एक सिंगल टेबल में कन्वर्ट किया जाता था, ठीक। वो क्या कहलाता था, ज्वाइंट डिपेंडेंसी। और ये लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी क्या है, इसमें क्या होता है, जब किसी टेबल को छोटे टेबल्स में तोड़ने के बाद उन टेबल को ज्वाइन करने पर पूरा ओरिजिनल डेटा वापस मिल जाए, तो इसे लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। इसमें नो डेटा लॉस आफ्टर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के बाद डेटा लॉस नहीं होता है। टेबल तोड़ने पर डेटा गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, व्हाई लॉसलेस ज्वाइन इज इम्पॉर्टेंट, इंश्योर डेटा सेफ्टी, मेंटेनेंस, करेक्टनेस आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी मेंटेन करेक्ट होना चाहिए, डेटा सुरक्षित रहता है, ठीक। इंश्योर डेटा सेफ्टी, डेटा सुरक्षित रहता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद डेटा सही रहता है। और सिंपल एग्जांपल देखिए, ओरिजिनल टेबल स्टूडेंट, ठीक है, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट। डिकम्पोजिशन में क्या है, स्टूडेंट फर्स्ट, रोल नंबर एंड नेम। स्टूडेंट सेकंड में क्या है, रोल नंबर और डिपार्टमेंट, ठीक है। ज्वाइन रिजल्ट, इसमें क्या है, ज्वाइनिंग स्टूडेंट फर्स्ट एंड स्टूडेंट सेकंड ऑन रूल नंबर गिव्स ओरिजिनल टेबल बैक, ठीक है। लॉसलेस ज्वाइन, लॉसलेस ज्वाइन का मतलब है कि टेबल को 2 टेबल्स में डिवाइड करने के बाद ज्वाइन करने पर ओरिजिनल डेटा एग्जैक्टली सेम मिल जाए। लॉसलेस ज्वाइन क्या है कि इसमें मतलब कि टेबल को 2 टेबल में डिवाइड करने के बाद ज्वाइन करने पर ओरिजिनल डेटा एग्जैक्टली मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लॉसलेस ज्वाइन। अगला क्या है हमारा, देखिए इंक्लूजन डिपेंडेंसी। इसमें देखिए आप लोग समझिए क्या दिया था, जो लॉसलेस ज्वाइन है और ज्वाइंट डिपेंडेंसी में है कि ज्वाइंट डिपेंडेंसी में हम क्या करते हैं कि एक टेबल को मल्टीपल टेबल में हम वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। और ये जो हमारा लॉसलेस ज्वाइन है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कि एक टेबल को केवल 2 ही टेबल दो ही सब टेबल में डिवाइड करेंगे, फिर उन दोनों सब टेबल को हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉसलेस ज्वाइन। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा इसको कवर करते हैं जल्दी में। अगला आपका क्या है, 7 नंबर, ठीक है। टॉपिक 8 क्या है, इंक्लूजन डिपेंडेंसी। ये क्या होता है, इंक्लूजन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, या तो सिंगल एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का समूह इन ए रिलेशन मस्ट आल्सो अपीयर इन अनदर रिलेशन, ठीक है। हिंदी में देखिए, इंक्लूजन डिपेंडेंसी तब होती है जब एक टेबल के कॉलम की वैल्यू दूसरे टेबल के कॉलम में मौजूद होना ज़रूरी हो, ठीक है। जैसे ये है कि एक कॉलम की वैल्यू जो है दूसरे कॉलम के कॉलम में होना ज़रूरी हो, तब ये क्या कहलाता है, इंक्लूजन डिपेंडेंसी। देखिए मीनिंग क्या है इसके, वन टेबल डिपेंड्स ऑन अनदर टेबल फॉर वैलिड वैल्यू, ठीक है। एक टेबल दूसरी टेबल पर डिपेंड है किसके लिए, फॉर वैलिड वैल्यू के लिए। एक टेबल की वैल्यू दूसरी टेबल पर डिपेंड करती है। सिंपल एग्जांपल, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी है और कोर्स आईडी, ठीक। अगला क्या है, कोर्स टेबल, कोर्स आईडी और कोर्स नेम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोर्स आईडी इसमें स्टूडेंट टेबल में और कोर्स टेबल में कोर्स आईडी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, स्टूडेंट टेबल में जो कोर्स आईडी है वही कोर्स टेबल में होना चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट टेबल में कोर्स आईडी है सेम कोर्स टेबल में भी होना चाहिए, तो क्या वही सेम ही है, देखिए, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, ठीक। अब रियल लाइफ एग्जांपल में इसे बैंक सिस्टम, ठीक है,
बैंक सिस्टम का एग्जांपल में देखिए, जैसे अकाउंट टेबल और कस्टमर टेबल। इसमें क्या रहेगा, अकाउंट टेबल और कस्टमर टेबल। तो ये अकाउंट टेबल रहेगा, उसमें जो भी कस्टमर रहेंगे उनके आईडी रहेंगे, और ये जो कस्टमर टेबल रहेगा इसमें भी क्या रहेंगे, उस कस्टमर के आईडी रहेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी अकाउंट बिना वैलिड कस्टमर के नहीं हो सकता। कोई भी अकाउंट बिना वैलिड कस्टमर के नहीं हो सकता। तो अगला देखिए हमारा नॉर्मलाइजेशन यूजिंग एमपीडी, फंक्शनल डिपेंडेंसी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन यूजिंग एमपीडी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन यूजिंग जेडी, जॉइंट डिपेंडेंसी, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। टॉपिक 9 क्या हमारा, अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है, अल्टरनेटिव हम किसका अप्रोच करके डेटाबेस का डिज़ाइन करते हैं। देखिए, डेटाबेस डिज़ाइन के दो मेन अप्रोचेस हैं। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन बेस्ड अप्रोच, सेकंड अल्टरनेटिव अप्रोचेस। ठीक, फर्स्ट देखिए पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या है, इस अप्रोच में मैं डेटाबेस को एफडी, एमवीडी, जेडी की हेल्प से 3NF, VCNF, 4NF एंड 5NF तक नॉर्मलाइज किया जाता है। जो नॉर्मलाइजेशन बेस्ड अप्रोच होता है, डिज़ाइन होता है, इसमें क्या होता है कि एफडी, एमवीडी, जेडी की हेल्प से 3NF, VCNF, 4NF, 5NF तक नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन बेस्ड अप्रोच। अगला देखिए क्या है, इंग्लिश में देखिए क्या दिया है, डेटाबेस इज डिजाइन बाई अप्लाइंग नॉर्मल फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डेटाबेस को डिजाइन करते हैं कैसे, अप्लाइंग नॉर्मल फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सभी नॉर्मल फॉर्म का यूज करके। प्रॉब्लम टू मेनी टेबल्स। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, टू मेनी टेबल्स, परफॉर्मेंस स्लो, टू मेनी ज्वाइंट। ठीक है, इसलिए कुछ अल्टरनेटिव अप्रोचेस यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम टू मेनी टेबल्स, परफॉर्मेंस स्लो, टू मेनी ज्वाइंट्स, इसलिए कुछ अल्टरनेटिव अप्रोचेस यूज किए जाते हैं। अगला आपका क्या है, डी नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या है देखिए, नॉर्मलाइजेशन का उल्टा प्रोसेस है, जिसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए टेबल को मर्ज किया जाता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का उल्टा प्रोसेस है, जिसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए टेबल को मर्ज किया जाता है। इंग्लिश में देखिए, डीनॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग नॉर्मलाइज्ड टेबल्स टू इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस। ठीक है, टू इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल में देखिए, नॉर्मलाइज टेबल्स, इसमें क्या है, नॉर्मलाइज टेबल में क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आईडी एंड नेम। कोर्स क्या है, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स। फिर डीनॉर्मलाइजेशन टेबल में क्या है, स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स। ठीक है, ज्वाइन की ज़रूरत कम हो गई, यूज व्हेन रीड ऑपरेशन ज़्यादा हो, रिपोर्ट्स फास्ट चाहिए। ठीक है, तो डीनॉर्मलाइज टेबल में क्या है, स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स। ठीक है, अगला देखिए क्या है, टॉप डाउन डेटाबेस डिज़ाइन। अगला है टॉप डाउन डेटाबेस डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, इस अप्रोच में डिज़ाइन हाई लेवल रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होता है। डिज़ाइन स्टार्ट फ्रॉम ओवरऑल सिस्टम व्यू एंड मूव्स टू डिटेल्स। स्टेप्स क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्या होता है, जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर होता है, ठीक है, डिज़ाइन के लिए, उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और ER डायग्राम का यूज करते हैं, टेबल्स क्रिएशंस। ठीक है, ER डायग्राम बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल डायग्राम और टेबल्स क्रिएशंस। एग्जाम्पल देखिए, कॉलेज सिस्टम बनाना है तो एंटिटी क्या होंगे, स्टूडेंट, टीचर और कोर्सेस। एंटिटी क्या होता है, स्टूडेंट, टीचर और कोर्सेस। और रिलेशनशिप डिफाइन क्या होता है, टेबल्स में। ठीक है, ये सारे एंटिटी हैं, स्टूडेंट, टीचर, कोर्सेस, ये एंटिटी हैं, और रिलेशनशिप डिफाइन क्या होता है, टेबल्स में। तो स्टूडेंट का, टीचर का, कोर्सेस का, इन सब का अलग अलग क्या होगा, टेबल बनेगा, फिर वो रिलेशनशिप डिफाइन होगा उन सब का आपस में टेबल्स में। ठीक है, फिर व्यू इंटीग्रेशन अप्रोच क्या होता है, अलग अलग यूजर के व्यू को कंबाइन करके डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अलग अलग यूजर्स के व्यू को कंबाइन करके डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है। इंग्लिश में देखिए, डेटाबेस
इज डिजाइंड बाई इंटीग्रेटिंग मल्टीपल यूजर व्यू। डेटाबेस इज डिजाइंड बाई इंटीग्रेटिंग मल्टीपल यूजर व्यू। ठीक है, एग्जाम्पल में एडमिन व्यू, स्टूडेंट व्यू, टीचर व्यू। ठीक है, ये रहता है हर एक वेबसाइट में, एडमिन व्यू रहता है और स्टूडेंट व्यू, टीचर व्यू। ठीक है, जो जैसा सिस्टम को बनवाता है। अगला क्या है, ऑल मर्ज इनटू वन स्कीमा। ऑल मर्ज इनटू वन स्कीमा। फिफ्थ क्या है, ईआर मॉडल बेस्ड डिजाइन। ठीक है, अगला क्या है, ईआर मॉडल बेस्ड डिजाइन। इसमें क्या होता है, डेटाबेस को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से डिजाइन किया जाता है। ईआर मॉडल में क्या होता है, डेटाबेस का डिजाइन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है। अगला क्या है आपका, ईआर मॉडल बेस्ड डिजाइन। डेटाबेस को एंटिटी रिलेशनशिप ईआर डायग्राम से डिजाइन किया जाता है। अब आपका इंग्लिश देखिए, डेटाबेस इज डिजाइन यूजिंग ईआर डायग्राम्स बिफोर टेबल क्रिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल एंटिटी, कस्टमर, एट्रीब्यूट्स, आईडी और नेम, रिलेशनशिप क्या है, ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें देखिए जो है ये ऑल टॉपिक कवर हो गए यूनिट थर्ड के। ठीक है, यूनिट थर्ड के जितने भी टॉपिक हैं सब कंप्लीट हो गए। तो चलिए, आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा, और जो भी टॉपिक ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह से अगला वीडियो पाते रहने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से जो है आपके और सभी सब्जेक्ट का जो है यूनिट बाई यूनिट हर एक टॉपिक एक सिंगल वीडियो में कवर होगा, और वो सभी अपलोड होता रहेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ यूनिट भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। वेलकम टू ऑल।